दुनिया की राजनीति एक कड़वी सच्चाई पर चलती है। देश अपने भाषणों से नहीं, अपने हितों से चलते हैं। लोकतंत्र, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून की बातें तभी तक होती हैं जब तक वे किसी ताकतवर देश के रास्ते में खड़ी न हो। जैसे ही हित टकराते हैं, नियम बदल जाते हैं, लेकिन नाम वही रहता है, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए पिछले कई दशकों से इसी सिद्धांत पर चलता आया है। जो देश उसके स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, जैसे यूरोप के नाटो देश, जापान या दक्षिण कोरिया, उनके साथ साझेदारी, सम्मान और सुरक्षा। लेकिन जो देश अपनी स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी अपनाते हैं, अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखते हैं, उनके लिए सैंक्शन चेंजेस, प्रॉक्सी वॉर और अब सीधा मिलिट्री एक्शन। इराक, लीबिया, सीरिया और अब वेनेजुएला। 2026 में अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जो आधुनिक इतिहास में बेहद असाधारण है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सैन्य कार्रवाई के जरिए पकड़कर न्यूयॉर्क ले जाया गया। अमेरिका ने इसका आधिकारिक कारण बताया, नार्को टेररिज्म और इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग। ट्रंप प्रशासन पहले से दावा करता रहा था कि मादुरो कोकीन स्मगलिंग नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है, अमेरिका में ड्रग्स भेजता है और क्रिमिनल सिंडिकेट्स से जुड़ा है। यहां तक कि उसके सिर पर करोड़ों डॉलर का इनाम भी घोषित किया गया था। कागज पर यह तर्क मजबूत लगता है। अगर कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशे का कारोबार करता है तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि अपराध गंभीर है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या कोई देश दूसरे देश की सोवेरेनिटी तोड़कर, उसकी जमीन पर घुसकर सैन्य बल से उसके राष्ट्रपति को उठा सकता है? इंटरनेशनल लॉ इसका जवाब साफ देता है, नहीं। यूनाइटेड नेशंस चार्टर्स का आर्टिकल 2 क्लॉज 4 कहता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के खिलाफ बल प्रयोग नहीं कर सकता। इसके सिर्फ दो अपवाद हैं, या तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अनुमति हो या फिर आत्मरक्षा में कार्यवाही की जाए जब पहले आर्म अटैक हुआ हो। वेनेजुएला ने अमेरिका पर कोई हमला नहीं किया था। यूएनएससी से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून की भाषा में यह लॉ इन्फोर्समेंट नहीं था, यह इलीगल यूज ऑफ फोर्स था और एक सॉवरेन देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सीधा उल्लंघन था। अगर मामला ड्रग्स का था तो रास्ता एक्स्ट्राडिशन, इंटरनेशनल वारंट या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का था, मिसाइल्स और स्पेशल फोर्स का नहीं। इसलिए दुनिया के कई इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स इसे रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर हमला कह रहे हैं। अब यहां एक और परत खुलती है। अमेरिका खुद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और उसके पास वीटो पावर है। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर यह मामला यूएनएससी में गया तो रूस और चीन इसका विरोध करेंगे और वीटो से इस कार्यवाही को रोक देंगे। इसलिए अमेरिका ने जानबूझकर सिक्योरिटी काउंसिल को बाईपास किया, किसी मल्टीलेटरल कंसेंसस का इंतजार नहीं किया और यूनिलेटरल मिलिट्री एक्शन कर दिया। यानी जब नियम अनुकूल हों तो इंटरनेशनल लॉ और जब नियम आड़े आए तो मिलिट्री पावर। यही आज की वैश्विक व्यवस्था है। अब सवाल उठता है, क्या यह सब सच में सिर्फ ड्रग्स की वजह से था? ज्यादातर विश्लेषक मानते हैं कि नहीं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रोवन ऑयल रिजर्व है। एनर्जी आज की दुनिया में पावर है और पावर ही जियोपॉलिटिक्स की असली मुद्रा है। मदुरो चीन और रूस के करीब था और अमेरिका के लिए यह सीधा स्ट्रेटेजिक खतरा था। लैटिन अमेरिका को अमेरिका हमेशा अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानता आया है। एक स्वतंत्र वेनेजुएला उस प्रभुत्व को चुनौती दे रहा था। इसलिए ड्रग्स का आरोप एक लीगल कवर था। असली खेल तेल, क्षेत्रीय नियंत्रण और वैश्विक शक्ति संतुलन का था। यही पैटर्न पहले भी देखा गया है। इराक में WMD
लीबिया में ह्यूमन राइट्स, सीरिया में टेररिज्म और अब वेनेजुएला में ड्रग्स। बहाने बदलते रहे, मकसद नहीं। कंट्रोल, रिसोर्सेस और डोमिनेंस। अब इसी अमेरिका को भारत के संदर्भ में देखिए। ट्रंप एरा में अमेरिका ने भारत पर सीधे 50% टैरिफ लगा दिया। कारण बताया गया ट्रेड इम्बैलेंस और रूस से भारत का तेल खरीदना। इसका असर भारत के टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, सी फूड और फर्नीचर जैसे सेक्टर्स पर पड़ा। लाखों नौकरियों पर दबाव आया, एक्सपोर्ट्स महंगे हुए, ग्रोथ पर असर पड़ा। यह भी एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल था, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट नहीं तो इकोनॉमिक प्रेशर। लेकिन भारत ने जवाब में न तो घुटने टेके न कन्फ्रंटेशन चुना। भारत ने WTO का रास्ता अपनाया, बायलिटरल टॉक्स जारी रखी, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की, नए मार्केट्स खोजे, आत्मनिर्भर भारत को तेज किया और सबसे अहम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखा। यही आज भारत की फॉरेन पॉलिसी की रीढ़ है। अमेरिका से पार्टनरशिप, रूस से एनर्जी, यूरोप से टेक्नोलॉजी, मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट, एशिया से ट्रेड, लेकिन फैसले अपने। मोदी की लगातार विदेश यात्राएं इसी संतुलन की कूटनीति का हिस्सा है। भारत आज न किसी कैंप का सैटेलाइट है, न किसी ब्लॉक का गुलाम। यही वजह है कि ग्लोबल साउथ में भारत को भरोसेमंद माना जाता है और बड़ी ताकतें भी उसे सीरियस स्ट्रेटेजी प्लेयर के रूप में देखती हैं। अब यूनाइटेड नेशंस की भूमिका पर लौटिए। UN एक मंच है, सत्ता नहीं। वीटो सिस्टम्स ने उसे जकड़ रखा है। जब नियम तोड़ने वाला खुद शक्तिशाली हो तो कानून कागज तक सिमट जाता है। चीन लोन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से इन्फ्लुएंस बढ़ाता है, रूस एनर्जी और सिक्योरिटी से, UK फाइनेंस और डिप्लोमेसी से। अब अपने अपने तरीके से पावर खेल रहे हैं। सब अपने अपने तरीके से पावर खेल रहे हैं और इस पूरी तस्वीर के बीच एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, आज की दुनिया रूल्स बेस्ड नहीं, पावर बेस्ड है। कानून सबके लिए लिखा गया है, लेकिन लागू ताकत के हिसाब से होता है। वेनेजुएला चेतावनी है, आज मादुरो कल कोई और इसी वजह से भारत के लिए सबसे बड़ा सबक यही है, अपनी सोवर्निटी को कभी गिरवी मत रखो, संतुलन बनाकर चलो और अपने फैसले खुद लो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान भाषण से नहीं, शक्ति और आत्मनिर्भरता से मिलती है।